नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव ज्ञानी मीट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में और नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां उसके साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरावली पर्वत श्रृंखला। तो हेडिंग डालिए अरावली पर्वत श्रृंखला। और हाँ, अगर हम लोग का प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। तो हेडिंग डालिए अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः राजस्थान में है, लेकिन अगर इसका विस्तार का जो इनडिटर्मिनल आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कहां से कहां तक अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है तो वो हो जाता है गुजरात के पालनपुर से लेके, ये है पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली तक, दिल्ली के रायसेना हिल्स तक, ठीक है। तो दिल्ली में रायसेना हिल्स है, रायसेना हिल्स तक, रायसेना जो हिल्स है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है, ठीक है। तो दिल्ली का जो रायसेना हिल्स तक इसका विस्तार है, दिल्ली के रायसेना हिल्स तक इसका विस्तार है, किसका? अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार किन किन राज्यों में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कुछ पार्ट इसका गुजरात में पड़ता है और 80% से भी ज्यादा पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट पूरा राजस्थान में पड़ेगा। कुछ पार्ट यहां पे हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, और कुछ पार्ट आपको दिल्ली में पड़ेगा, ठीक है। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः 4 राज्यों में है। पहला हो जाता है गुजरात, गुजरात से इसकी शुरुआत हुई है, गुजरात के पालनपुर से। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कैसे हुई तो देखिए मैं उत्पत्ति के बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए इसकी उत्पत्ति हुई है प्री कैम्बियन कालखंड में, ठीक है। प्री कैम्बियन कालखंड में। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो उत्पत्ति हुई है वो प्री कैम्बियन कालखंड में हुई है और यह एक प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, प्राचीन वलित पर्वत, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जितना भी आज तक पर्वतीकरण हुआ है वो मुख्यतः 3 कालखंड में पर्वतीकरण हुआ है। पहला प्री कैम्बियन कालखंड, दूसरा डिविडियन कालखंड और तीसरा था साइनोजोइक महाकल्प, ठीक है। तो जो प्री कैम्बियन कालखंड में जिसका निर्माण हुआ है उन सभी पर्वतों को हम लोग कहते हैं प्राचीन वलित पर्वत। तो उसमें से एक है अपना अरावली पर्वत श्रृंखला। इतना क्लियर हो जाता है आप लोग को। और इसको अपशिष्ट पर्वत की संज्ञा भी दी जाती है। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत। अब अपशिष्ट पर्वत क्यों कहते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन, यानी अपशिष्ट पर्वत। अब अपशिष्ट पर्वत क्यों कहते हैं? देखिए जितने भी पर्वतों का निर्माण प्री कैम्बियन कालखंड में हुआ था, जब इनका निर्माण हुआ था तो ये अपने युवावस्था में थे। युवावस्था मतलब इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन साइनोजोइक महाकल्प तक आते आते इनकी ऊंचाई में क्षरण हो गया, मतलब इनका अपर्दन हो गया। हवा, पानी, नमी, धूप इनके कारण इनका अपर्दन होता गया और इनकी ऊंचाई क्या हो गई? कम होती गई। तो जिन पर्वतों का अपर्दन हुआ है और उसके कारण उनमें बदलाव आया है और उसकी ऊंचाई कम होती गई है उसको कहते हैं अपशिष्ट पर्वत। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है तो उसका आंसर हो जाएगा अपशिष्ट पर्वत। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत भी अपशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। तो ये हो जाता है अरावली के बारे में कि अरावली का निर्माण किस कालखंड में हुआ, किस प्रकार का पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत है और उसमें भी यह अपशिष्ट पर्वत है। प्राचीन वलित पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन कुछ पर्वत का इरोजन बहुत ज्यादा हुआ है जिसके कारण उसको अपशिष्ट पर्वत की संज्ञा दी गई है। तो सभी प्राचीन वलित पर्वत अपशिष्ट पर्वत नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी अपशिष्ट पर्वत प्राचीन वलित पर्वत होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये हो गया कि अरावली का
निर्माण कहाँ कैसे हुआ था, और अरावली का विस्तार, कि अरावली का विस्तार पालनपुर से लगाकर दिल्ली तक है। अब हम लोग देखते हैं कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसमें कौन कौन से स्थल हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से अति इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार तो हम लोग देख ही चुके हैं कि कहां से कहां तक है, पालनपुर से लगाए कहां तक है, पालनपुर से लगा के दिल्ली तक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ती है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, और इसका नाम हो जाता है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई हो जाती है 1722 मीटर, 1722 मीटर। किसकी? गुरु शिखर की। तो गुरु शिखर जो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वह किस राज्य में स्थित है? सर्वप्रथम तो ये क्वेश्चन पूछेगा, तो वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी ऊंचाई हो जाती है 1722 मीटर। और राजस्थान का एक प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल जिसको हिल स्टेशन इंग्लिश में कहते हैं वह भी राजस्थान में स्थित है और उसका नाम हो जाता है माउंट आबू। तो यहां पे डाल लीजिए, ये है माउंट आबू हिल स्टेशन। ठीक है, तो माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वह भी राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित है, और यह राजस्थान का या कह लें कि पश्चिमी भारत का एक सबसे बड़ा स्वास्थ्यवर्धक स्थल यानी हिल स्टेशन है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला से आप लोगों से मेन क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि इसका विस्तार, इसकी उत्पत्ति, और इसमें जो प्रमुख स्थल है, जैसे गुरु शिखर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, यानी जो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है वह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और राजस्थान का एक स्वास्थ्यवर्धक स्थल जिसको माउंट आबू हिल स्टेशन कहते हैं वह भी राजस्थान राज्य में स्थित है, और यहीं पर आप लोगों ने नाम सुना होगा दिलवाड़ा जैन टेम्पल। तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी माउंट आबू में अवस्थित है, जो कि जैन धर्म के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो अपना अरावली पर्वत श्रृंखला है इससे कई क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसमें लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। लिखिए, चूना पत्थर यानी इंग्लिश में कहते हैं उसको लाइमस्टोन। तो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में लाइमस्टोन की प्रधानता पाई जाती है, और इसका निर्माण प्री कैम्बियन कालखंड में ही हो गया था। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग ये जान गए कि अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण प्री कैम्बियन कालखंड में हुआ है, तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये जो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन है ये प्री कैम्बियन कालखंड में इसका निर्माण हुआ होगा। लेकिन अब जबकि साइनोजोइक महाकल्प में हिमालय का निर्माण हुआ, तो साइनोजोइक महाकल्प तक आते आते ये जो लाइमस्टोन है क्या यह कायांतरित हुई होगी? हाँ, पक्का कायांतरित होंगी। समय दाब के कारण चट्टानों में कायांतरण होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे, अभी मैं इसको फिजिकल जियोग्राफी में सब पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये समझिए चूंकि इनका निर्माण कब हुआ था, ध्यान से समझिएगा, इसको समझ सकते हैं आप लोग। इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्बियन कालखंड में, और आप लोग जानते हैं कि 3 कालखंड में पर्वतीकरण हुआ था। मैं आप लोगों को बताया था, प्री कैम्बियन, डेविडियन और टर्शियरी, यानी इसी को कहते हैं साइनोजोइक कालखंड, जिसमें हिमालय का निर्माण हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्री कैम्बियन कालखंड में अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब उस समय ही चूने पत्थर की अधिकता थी, उस समय ही। अब जबकि इतने काल बीत चुके हैं तो इसके कारण लाइमस्टोन जो है वह मार्बल में कन्वर्ट हो चुका है। मार्बल में ज्यादातर पार्ट जो लाइमस्टोन का है वो मार्बल में कन्वर्ट हो चुका है, या उसको कहते हैं हिंदी में संगमरमर में कन्वर्ट हो चुका है। इतना समझ में आया? तो ये जो संगमरमर है या लाइमस्टोन है
यह राजस्थान की एक प्रमुख माइन है जिसको कहते हैं मकराना माइन, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में ही अवस्थित है। तो वहां से हम लोग माइनिंग करके लाइमस्टोन और संगमरमर निकालते हैं। तो मकराना की अगर माइन पूछ लिया जाए आप लोगों से कहां अवस्थित है, वो राजस्थान राज्य में स्थित है, जहां से हम लोग संगमरमर और चूने पत्थर की खुदाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में दो खनिज की प्रधानता है, एक हो गया चूना पत्थर और दूसरा हो गया संगमरमर। जो संगमरमर है वो चूना पत्थर का ही कायांतरित रूप है, इतना तो आप लोग जानते होंगे, या मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो ये लाइमस्टोन होता है यह सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग के लिए ये कच्चे माल का काम करता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि राजस्थान मध्य प्रदेश के जो समीप जितने भी जगह हैं वहां पर सीमेंट इंडस्ट्री बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री वहीं पाई जाएंगी, सीमेंट उद्योग वहीं लगेगा जहां पर उसका कच्चा माल अवस्थित हो, यानी रॉ मटेरियल अवस्थित हो। और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल क्या होता है, लाइमस्टोन होता है। इसलिए जो राजस्थान में लगभग बहुतायत मात्रा में सीमेंट उद्योग लगे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया अपना अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने क्या बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार पालनपुर से लगाकर दिल्ली तक है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था, प्री कैम्बियन कालखंड में। चूंकि हवा पानी के कारण इसका इरोजन होता गया, जिसके कारण इसको किस पर्वत की संज्ञा दी गई, अपशिष्ट पर्वत की संज्ञा दी गई। और यह एक प्राचीन वलित पर्वत है क्योंकि इसका निर्माण प्री कैम्बियन कालखंड में हुआ है, इसलिए इसको प्राचीन वलित पर्वत भी कहते हैं। लेकिन सभी प्राचीन वलित पर्वत अपशिष्ट पर्वत नहीं होते, क्योंकि सभी प्राचीन वलित पर्वतों का वैसा इरोजन नहीं होता है जैसा कि अरावली का हुआ है। मतलब इरोजन मतलब अपर्दन। ठीक है, तो ये देखिए। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर हो जाती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला में ही एक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल स्थित है जिसको कहते हैं माउंट आबू हिल स्टेशन, जो कि जैनिज्म के लिए एक पर्यटन केंद्र भी है। लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके गर्भ में क्या क्या दबा है, लाइमस्टोन और मार्बल। लाइमस्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब प्री कैम्बियन कालखंड में इसका वलन के कारण निर्माण हुआ था, उसी समय लाइमस्टोन उसके धरातल के अंदर था। लेकिन इतने कालखंड से गुजरते गुजरते, यानी डेविडियन कालखंड और टर्शियरी कालखंड से गुजरते गुजरते यह लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो गया, मार्बल में कन्वर्ट हो गया। इसलिए मार्बल मतलब संगमरमर, इसलिए अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में दोनों खनिज पाए जाते हैं, लाइमस्टोन और संगमरमर। लाइमस्टोन सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है, और संगमरमर आप लोग जानते हैं जिसका यूज घरों में टाइल्स लगाने के लिए होता है। ठीक है, तो अगले जो हमारी पर्वत श्रृंखला है वो हो जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पढ़ने से पहले हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, पहले हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पूड़ा पर्वत श्रृंखला। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि भ्रंश पर्वत क्या होते हैं, क्योंकि जो सतपुड़ा पर्वत है वो भ्रंश पर्वत का ही उदाहरण है। देखिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, जैसे कोई एक प्लेट है, प्लेट ए और प्लेट बी। ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कोई एक प्लेट है यहाँ पे, प्लेट ए और प्लेट बी। ये प्लेट ए है और प्लेट बी है, जिसके बीच में प्लेट सी है। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में देखिए पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की गतियां होती हैं, उसमें अपसारी गति और अभिसारी गति मुख्य है। अभिसारी गति मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं उसको कहते हैं अभिसारी गति। ठीक है, जैसे अभिसारी लेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, अपसारी लेंस यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसी तरीके से जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं उसको कहते हैं अभिसारी गति,
अब जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं उसको कहते हैं अपसारी गति। इंग्लिश में व्हेन टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर, मतलब कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, उसको कहते हैं कन्वर्जिंग मोशन। एंड व्हेन टू प्लेट्स डाइवर्ज अपार्ट, उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मोशन। ठीक है, तो अब देखिए ये जो प्लेट ए है और प्लेट बी है, सतपुड़ा के केस में क्या होता है, ये दोनों प्लेटों के बीच में अपसारी गति होती है। अपसारी गति होने के कारण क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा आप लोग। अपसारी गति होने के कारण यहां पर कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है, देखिए ये दोनों प्लेटें थी, इन दोनों प्लेटों में अपसारी गति होने के कारण क्या होगा कि ये जो बीच वाली प्लेट है इसमें भ्रंश हो जाएगा। भ्रंश मतलब ये बीच वाली प्लेट नीचे आ जाएगी, और जब बीच वाली प्लेट नीचे आ जाती है इसी को कहते हैं भ्रंश। अब भ्रंश मतलब क्या होता है, जब सामान्य ऊंचाई से, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जब मान लीजिए ये हमारी धरातल है, इसका कुछ पार्ट, बीच वाला पार्ट नीचे धंस गया, मतलब ये हमारा धरातल है और ये मान लीजिए ये बीच वाला पार्ट है, तो बीच वाला पार्ट नीचे धंस गया, तो जो किनारे के हो जाएंगे वो, अगर नीचे वाला जो नीचे धंस गया है वहां पर मैं चले जाऊं और वहां पर बैठ के देखूं तो जो सामान्य अवस्था में था वो हम लोग को ऊंचा लगेगा। मतलब क्या कहने का मतलब है कि मैं यहां से देखूं तो ये ऊंचा लगेगा ना, ये वाला पार्ट ऊंचा लगेगा, जबकि यह प्रारंभिक अवस्था में इसी के समतल में था, लेकिन जब ये नीचे चला गया तो ये ऊंचा लगेगा, ये दोनों पार्ट। इसीलिए इसको पर्वत की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई, पर्वत की संज्ञा दी गई। तो इन दोनों को पर्वत की संज्ञा दी गई और इसको भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली की संज्ञा किसको दी गई, जो बीच वाला पार्ट दब गया। क्यों दबा, क्योंकि दो प्लेट जब बाहर की ओर जाएंगी तो बीच वाली प्लेट नीचे आएगी ना, इसलिए इसको भ्रंश घाटी की संज्ञा दी गई और इसको भ्रंश पर्वत कहा गया। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए ये जो भ्रंश घाटी है यानी जो रिफ्ट वैली है, इससे नर्मदा नदी होकर गुजरती है। इससे क्या होती है, नर्मदा नदी गुजरती है। और ये जो प्लेट ए और प्लेट बी है, यह पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये वाला जो पर्वत है इसको कहते हैं विंध्यन पर्वत। ध्यान से लिखिएगा इसको, विंध्यन पर्वत। और ये वाला जो पर्वत होता है इसको कहा गया सतपुड़ा पर्वत। अब देखिए ये सतपुड़ा पर्वत है, ये विंध्यन पर्वत है। अब अंतर क्या है, देखिए ये जो सतपुड़ा पर्वत है, ध्यान से मैं यहां पे समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं और फिर से समझाता हूं। देखिए जो सतपुड़ा पर्वत है उसके बाईं साइड आप लोग देख रहे होंगे, इस साइड कौन सी नदी थी, नर्मदा नदी थी। और देखिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, ये हो गया अपना विंध्यन पर्वत और ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये विंध्य पर्वत हो गया, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। बीच से कौन सी नदी निकल रही थी, ये हो गई नर्मदा नदी। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत के बाएं साइड, मतलब अगर ऐसे में खड़ा हूं तो इधर बाएं होगा, तो बाएं साइड जो नदी है वो हो जाती है ताप्ती नदी। तो ये चूंकि भ्रंश पर्वत तो है सतपुड़ा, लेकिन यह दो नदियों के बीच जब भ्रंश कोई आ जाता है तो उसको कहते हैं ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत को एक और संज्ञा दी गई, ब्लैक माउंटेन, यानी ब्लैक पर्वत की संज्ञा, ब्लैक पर्वत। देखिए जैसे भारत में सतपुड़ा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, उसी तरह जर्मनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो भी एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। तो उसका भी निर्माण इसी तरह हुआ है कि जब दो नदियों के बीच में एक भ्रंश पर्वत पड़ जाता है तो उसको ब्लैक पर्वत कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए विंध्याचल पर्वत जो है वो भ्रंश पर्वत है लेकिन ब्लैक पर्वत नहीं, क्योंकि इसके एक ही साइड नदी बहती है नर्मदा, दूसरी साइड कोई नदी नहीं है। अगर दूसरी साइड नदी रहती तो इसको ब्लैक माउंटेन कहते, लेकिन दूसरी साइड कोई नदी नहीं है। और लेकिन सतपुड़ा की स्थिति थोड़ी विपरीत है, इधर नर्मदा और इधर ताप्ती, जिसके कारण भ्रंश पर्वत जब दो नदियों के बीच में आ जाता है तो उसको कहते हैं ब्लैक पर्वत। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनिएगा, सभी भ्रंश पर्वत, सभी
ब्लैक पर्वत, भ्रंश पर्वत होते हैं, लेकिन सभी भ्रंश पर्वत, देखिए ये भी भ्रंश है लेकिन ब्लैक पर्वत नहीं है, ये समझ जाइएगा आप लोग, ये होता है अंतर। तो ये समझ चुके हैं कि सतपुड़ा किस तरह का उदाहरण है, वो एक भ्रंश पर्वत तो है लेकिन साथ में ब्लैक पर्वत का भी उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लैक पर्वत के बारे में, हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है ब्लैक पर्वत, क्या होता है भ्रंश पर्वत। अब हम लोग सीधे पढ़ते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों को। देखिए जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं उनका विस्तार गुजरात से लगाकर छत्तीसगढ़ तक है। ठीक है, जो गुजरात में पहाड़ियां पड़ती हैं, सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत प्रमुख 3 पहाड़ियां आती हैं। जो गुजरात में पड़ती है उसको कहते हैं राजमहल, नहीं उसको कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियां, राजपीपला हिल्स। ठीक है, यानी राजपीपला की पहाड़ियां। जो मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से जो मध्य प्रदेश में पड़ती है उसको कहते हैं महादेव की पहाड़ियां, इसको लिख लीजिए महादेव की पहाड़ियां, महादेव हिल्स, इंग्लिश में लिख लीजिएगा की पहाड़ियां। ठीक है, जगह न होने के कारण इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, आप लोग हिंदी में राजपीपला की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां। ठीक है, जो ये जो पहाड़ी है इसको कहते हैं मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ियां। अब ध्यान से समझिए, ये जो मैकाल की पहाड़ी है यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा निर्धारण भी कुछ हद तक करती है। ठीक है, और इसका जो पूर्वी साइड है, जो पूर्वी भाग है वो छत्तीसगढ़ में और पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके पहाड़ियों के बारे में पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो मैकाल की पहाड़ियां है, जो मैकाल की पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सी है, मतलब मैकाल की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाता है, ये जो सर्वोच्च शिखर है मैकाल की पहाड़ियों का, इसको कहते हैं अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल की जो पहाड़ी है इसकी जो सर्वोच्च शिखर है इसको अमरकंटक कहते हैं और इसकी ऊंचाई हो जाती है 1057 मीटर। ठीक है, और अमरकंटक मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि जो अमरकंटक है ये एमपी का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया गाइस कि मध्य प्रदेश का जो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है वो हो जाता है अमरकंटक। इसकी ऊंचाई हो जाती है 1057 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हो जाता है कि ये हो गया अमरकंटक। अब अमरकंटक पढ़ने से पहले, अमरकंटक को अभी ये पूरा एक टॉपिक है, अमरकंटक की चोटी, इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि अरीय अपवाह तंत्र क्या होता है, क्योंकि अमरकंटक अरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। कैसे है मैं अभी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, अरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, मैं थोड़ा इधर रब कर देता हूं, ये रब कर देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए, आप लोग हेडिंग डालिए अरीय अपवाह तंत्र। अरीय अपवाह तंत्र यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियल ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि जब किसी चोटी से, मान लीजिए कोई चोटी है, इससे रेडियली डायरेक्शन में, मतलब अरीय दिशा में नदियां निकलती हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, मतलब जैसे कोई एक वृत्त होता है तो वृत्त में रेडियस होता है, उसी तरीके से अगर कोई पहाड़ी से रेडियली कोई नदी बाहर की ओर निकलती है तो इसको कहते हैं अरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, तो यह जो अमरकंटक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी हो गई, ये अमरकंटक हो गया। तो अमरकंटक से भी नदियां निकलती हैं रेडियली डायरेक्शन में। कैसे, अब देखिए मैं यहां पर शो कर रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा।
कौन कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, देखिए अमरकंटक से एक नदी जो निकलती है उसका नाम आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उसको कहते हैं नर्मदा। ये जो नदी निकल रही है इसको कहते हैं नर्मदा। और एक जो नदी दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में निकलती है, उत्तर दिशा में निकलती है और पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इधर है गंगा और ये है पटना, और पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, इसको कहते हैं सोन। तो नर्मदा नदी, सोन नदी और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो महानदी का भी उद्गम यहीं से होता है। लेकिन महानदी का जो अगर स्पेशली कहा जाए तो सिहावा की पहाड़ियों से महानदी का उद्गम होता है। तो जब मैं अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो महानदी का बताऊंगा, लेकिन अगर कुछ हद तक देखा जाए तो महानदी का भी उद्गम यहां से मान सकते हैं। तो देखिए यह एक रेडियली मतलब अरीय दिशा में अपवाह तंत्र का निर्माण कर रहा है, इसलिए अमरकंटक को कहते हैं यह एक अरीय अपवाह तंत्र का केंद्र है। ठीक है, तो अमरकंटक क्या हो जाता है, अरीय अपवाह तंत्र का केंद्र, क्योंकि यहां से तीन प्रमुख नदियां तीन भिन्न भिन्न दिशाओं में निकलती हैं। उत्तर की ओर सोन, दक्षिण की ओर नर्मदा और दक्षिण पूरब की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर नर्मदा और दक्षिण पूरब की ओर महानदी। ठीक है, यहां इसको लिख लीजिएगा महानदी। ठीक है, तो ये हो गया अमरकंटक के बारे में। अब देखिए अमरकंटक ये आप लोग समझ चुके हैं कि अरीय अपवाह तंत्र का केंद्र है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं महादेव की पहाड़ियों को। तो मैं थोड़ा रब कर देता हूं। देखिए ये था मैकाल की पहाड़ियां, अब ये है महादेव की पहाड़ियां। इसको कहते हैं हम लोग नाम देते हैं महादेव की पहाड़ियां। और महादेव की जो पहाड़ियां हैं ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। और महादेव की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है उसको कहते हैं हम लोग धूपगढ़। ये जो चोटी हो जाती है महादेव की पहाड़ियों की, इसको कहते हैं हम लोग क्या, धूपगढ़। धूपगढ़। और ये जो धूपगढ़ है इसकी ऊंचाई हो जाती है 1350 मीटर। ठीक है, तो धूपगढ़ की जो ऊंचाई हो जाती है 1350 मीटर और यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर है। कौन सी, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर है। कौन सी, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 1350 मीटर और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो धूपगढ़ को लिख लीजिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। देखिए मध्य प्रदेश की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी वो थी अमरकंटक, जिसको मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं धूपगढ़। ठीक है, और यहीं पर महादेव की पहाड़ियों में ही, धूपगढ़ में ही एक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व यानी पंचमढ़ी हिल स्टेशन करके एक स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, तो जिसको हम लोग मध्य भारत का एकमात्र स्वास्थ्यवर्धक स्थल कहते हैं। तो यहीं पर अवस्थित है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां अवस्थित है, महादेव की पहाड़ियों में अवस्थित है और यह मध्य भारत का एकमात्र स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। ठीक है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल है जिसकी अवस्थिति महादेव की पहाड़ियों में है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राजपीपला की पहाड़ियां। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो सबसे पश्चिमी विस्तार है उसको कहते हैं राजपीपला। राजपीपला की पहाड़ियां। देखिए जो राजपीपला की पहाड़ियां हैं इसका जो एक्सटेंशन है वो गुजरात राज्य में ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे पश्चिमी विस्तार
किस राज्य में पड़ता है, तो उसको आप लोग कह सकते हैं कि वो गुजरात राज्य में पड़ता है। और सबसे जो सबसे पूर्वी विस्तार है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मैकाल की पहाड़ियां, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पड़ता है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहले समझिए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो सतपुड़ा पर्वत एक तरह से भ्रंश पर्वत भी है, जो कि दो नदियों से घिरे होने के कारण उसको किस पर्वत की संज्ञा दी गई? ब्लैक पर्वत की संज्ञा दी गई। अब देखिए जो सतपुड़ा पर्वत है, इसमें मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं: राजमहल हिल्स, महादेव की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां। जो राजमहल है ये सतपुड़ा पर्वत का सबसे पश्चिमी विस्तार है, और जो मैकाल की पहाड़ियां है ये सतपुड़ा पर्वत का सबसे पूर्वी विस्तार है। और राजमहल हिल्स जो है वह मुख्यतः गुजरात राज्य में, और मैकाल जो है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर भी, ये मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीमा बनाता है। ठीक है, और महादेव की पहाड़ियां जो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी चोटियों से क्वेश्चन बनता है कि मैकाल की जो सर्वोच्च शिखर है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अमरकंटक, जो कि एक अरि अपवाह तंत्र का केंद्र भी है। ठीक है, और अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां अगर देखा जाए निकलती हैं? उत्तर में सोन, दक्षिण पश्चिम में नर्मदा और दक्षिण पूर्व में महानदी। ठीक है, और इसी को कहते हैं रेडियल ड्रेनेज। जब एक किसी केंद्र से बाहर की ओर नदियां निकलती हैं तो उसको कहते हैं रेडियल ड्रेनेज इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं अरि अपवाह तंत्र। अब देखते हैं महादेव की पहाड़ियां। महादेव की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1350 मीटर। और महादेव की पहाड़ियों में ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। मतलब उत्तर भारत नहीं, मध्य भारत का एकमात्र स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। और राजपीपला की पहाड़ियां गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं विंध्यन रेंज में। देखिए ये हो जाता है, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसी के उत्तर में यहां बीच में कौन सी नदी है? देखिए ये बीच में नदी हो जाती है नर्मदा, और इसी के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, जिसको किसकी संज्ञा दी गई? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में मुख्यतः 3 पहाड़ियां आती हैं, इसको कहते हैं विंध्याचल की पहाड़ियां। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा विंध्याचल की पहाड़ियां। तो ये है विंध्याचल की पहाड़ियां। विंध्याचल की पहाड़ियों में मुख्यतः 3 श्रृंखलाएं आती हैं। एक खुद विंध्याचल रेंज, इसको कहते हैं विंध्याचल रेंज, विंध्याचल रेंज। दूसरी आती है भंडारे की पहाड़ियां, भंडारे की पहाड़ियां। और तीसरी आती है कैमूर की पहाड़ियां। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विंध्याचल जो रेंज है इसका सबसे पूर्व एक्सटेंशन कौन है, सबसे पूर्वी एक्सटेंशन कौन है, तो वो हो जाती है कैमूर की पहाड़ियां। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि विंध्याचल की जो पहाड़ियों का जो सबसे पूर्वी एक्सटेंशन है उसको किसकी संज्ञा दी गई है? उसको कहते हैं कैमूर की पहाड़ियां। और विंध्याचल रेंज में मुख्यतः 3 पहाड़ियां आती हैं, विंध्याचल रेंज, भंडारे की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां। देखिए जो विंध्याचल रेंज है इसमें भी लाइमस्टोन की प्रधानता होती है, जिसके कारण सीमेंट इंडस्ट्री में बताया था कि राजस्थान राज्य में स्थित है, और मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में भी सीमेंट उद्योग की प्रधानता है। ठीक है, तो विंध्याचल रेंज में हम लोग को मेनली ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है कि विंध्याचल रेंज में मुख्यतः 3 श्रृंखलाएं आती हैं। कौन कौन सी?
विंध्याचल रेंज, भंडारे की पहाड़ियाँ और कैमूर की पहाड़ियाँ। और विंध्याचल पर्वत का जो सबसे पूर्व एक्सटेंशन है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। तो ये हो गया हम लोग का। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैं स्टेट वाइज, मतलब हर राज्य में कौन कौन सी चोटियां पड़ती हैं और हर राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन कौन सा है, मैं उसको सघनता से, मतलब होलिस्टिक अप्रोच में सभी चीज़ें मैं राज्य वाइज, मतलब यहाँ पे मैं स्टेट बना दूंगा, सभी राज्य का नक्शा बना दूंगा और उसमें पहाड़ियों का मैं सविस्तार वर्णन कर दूंगा, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि देवमाली पर्वत शिखर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप लोग ये बता सकें कि हाँ उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है। तो मैं कल मैं स्टेट वाइज जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं प्रायद्वीपीय भारत की, सबको स्टेट वाइज मैं आप लोगों को दर्शा दूंगा, ताकि आप लोग के दिमाग में एक खाका बन जाए कि हाँ किस तरह से पढ़ना होता है हम लोग को प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों और पठारों को। ठीक है, तो अगर हम लोग के चैनल का प्रयास गाइज मैं फिर से कर रहा हूँ अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।